नमस्कार दोस्तों, हम हर बारिश में को पढ़ रहे थे और जिन दो संस्कृतियों के तनाव या टकराहट की बात हम कर रहे हैं वो पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति नहीं है। वो मैं चूँकि बाहर से आ रही थी इसलिए मैंने कह दिया, लेकिन पैराग्राफ को मैंने दोबारा पढ़ा है। वो संस्कृति है जिसकी बात मैंने उसमें की थी कि बेस्ट सेलर और एक गंभीर साहित्यिक कृति के बीच का जो तनाव है उसकी बात वो कर रहे हैं कि ये दो संस्कृतियों की टकराहट यहाँ है। बाज़ार में ये भी बिकता है और बाज़ार में वो भी बिकता है। और उनका कहना ये है कि यूरोप का हर शहर इस सांस्कृतिक तनाव में रहता है। शायद हम भी उस सांस्कृतिक तनाव में बहुत ज़्यादा अभी जी रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे बहुत से राजनीतिक तनाव भी हैं। हम एक बहुत ज़्यादा राजनीतिक ढंग से एक्टिविस्ट लोग हैं और शायद हमें अपने हर हक के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन हम क्यों नहीं उस सिस्टम के काम करने के लिए बोलें। जैसे अभी लॉकडाउन के दौरान पुलिस वालों की ज़्यादती पे बात हुई, तो क्या ये संभव है कि एक पुलिस वाला जितनी ज़्यादती कर रहा है सिर्फ मिनिस्टर के कहने से कर रहा है, और क्या अपने तय वो कुछ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे सामने उभर के आया है। और बहुत से पुलिस वाले शहीद भी हुए हैं। बहुत से पुलिस वाले जो चौक पे खड़े रहे लॉकडाउन के दौरान, उन्होंने भी केवल गालियां ही खाई। तो बहुत किस्मों की सांस्कृतिक राजनीतिक टकराहट का हमारा अपना समय है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कुछ और। तो हम दो बातें कर रहे हैं, एक किताब की बात और एक अभी जो हम जिस समय में इसको पढ़ रहे हैं उस समय की टकराहट की बात। लेकिन जो हमारे लिए कॉमन है वो बिल्कुल ये और बिल्कुल सार्थक है, ये बहस हमारे लिए बहुत बड़ी है कि बाज़ार में जो अच्छे साहित्य की शक्ल में या नाम से अच्छे साहित्य के नाम से बिक रहा है, क्या वो सचमुच अच्छा साहित्य है या वो बहुत हद तक बेस्ट सेलर हो चुका है। ये बातें भी इस किताब में बार बार तरह तरह से आएंगी, लेकिन फ़िलहाल वो इस सांस्कृतिक तनाव की बात कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि इसका बहुत सजीव उदाहरण एक युवा चेक लेखक वाक्लाव हावेल के नाटक द गार्डन पार्टी में मिलता है, जो 3 वर्ष पूर्व प्राग में खेला गया था। यह नाटक कुछ गिने चुने शब्दों और सूक्तियों पर आधारित है जो स्टालिनवादी युग में, किंतु सिर्फ उस युग में ही नहीं, बहुत पवित्र और तर्क संगत समझी जाती थी। नाटक का नायक इन शब्दों को अपनी व्यक्तिगत सफलता के लिए एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करता है और उन्हें बार बार दोहराकर सर्वशक्तिमान बन जाता है। किंतु गौर से देखें तो सर्वशक्तिमान वह नायक नहीं है, बल्कि वे सूक्तियाँ हैं जो नारों में बदलकर अपना मूल्य खो देती हैं, किंतु एक असंगत और दूषित वातावरण में, जहाँ लोग भाषा की वास्तविकता से अधिक नारों की अवास्तविकता में विश्वास रखते हैं, आज भी मूल्यवान है। भाषा के क्षेत्र में उनकी खनक चाहे झूठी पड़ गई हो, दुनिया के कारोबार में आज भी उन्हें सफलतापूर्वक बनाया जा सकता है। नाटक एक बहुत सफल कॉमेडी है जिसके हर वाक्य पर दर्शक हंसते हैं, क्योंकि लगभग हर दर्शक ने इन वाक्यों का सामना दफ्तरों, कचहरियों और कारखानों में किया है। किंतु महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि नाटक का ग्रोटेस्क, मतलब बहुत ऑब्जेक्शनेबल, बहुत रिडिकुलस, बहुत क्रूर, बहुत ब्रूटल, बहुत भद्दा व्यंग्य खास चेक चरित्र और वातावरण की देन है, और अपने गठन और कंटेंट में एब्सर्ड होने के बावजूद एक ऐसी हास्यास्पद और क्रूर सामाजिक स्थिति की ओर संकेत करता है जो चाकू की पैनी धार की तरह तर्क समेत है। किंतु यह स्थिति बिल्कुल नई है, ऐसी बात भी नहीं। बरसों पहले ऑरवेल, हक्सले,
जॉर्ज ऑरवेल और एल्डस हक्सले, जिनको हमने खूब पढ़ा है भारतीय संस्कृति में, तथा अन्य लेखकों ने हमें इस सांस्कृतिक संकट के प्रति सचेत किया था। उस समय हमें केवल यह भ्रम था कि यह संकट केवल पश्चिमी देशों की सामाजिक व्यवस्था पर ही लागू होता है, समाजवादी व्यवस्था पर नहीं। पिछले कुछ वर्षों में प्राग में रहकर मुझे अपना यह भ्रम कुछ हद तक बचकाना प्रतीत हुआ है। समाजवादी व्यवस्था जिस अनुपात में एक औद्योगिक लोकतांत्रिक समाज में बदलती जाएगी, उस अनुपात में आधुनिक दुनिया के टेक्नोलॉजिकल दबाव और तनाव का सामना भी उसे करना पड़ेगा। स्टालिनवादी युग में यह तनाव ज़बरदस्ती सतह के नीचे दबा दिया जाता था, किंतु आज अपेक्षाकृत खुले वातावरण में उसका सामना अधिक तर्कसंगत और साहसपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। कुछ हद तक किया जा रहा है। इसका हल्का सा प्रमाण मुझे कुछ महीने पहले मिला था, जब मैंने अपने कुछ परिचित चेक लेखकों से इन समस्याओं पर बातचीत की थी। कितना विरल है ना ये सब, कितना विरल अनुभव है। सब लेखक इस एक बात से सहमत थे कि केवल नई सामाजिक व्यवस्था में खुद ब खुद नए इंसान का जन्म नहीं हो जाता। एक लंबे समय तक आधुनिक औद्योगिक ढांचे में, चाहे वह समाजवादी ढांचा क्यों न हो, एक व्यक्ति अपने को बहुत अकेला, अवश और अजनबी, एलियनेटेड पा सकता है। एलियनेटेड शब्द कितना राजनैतिक और लोडेड है। जब हम यूएस पहुंचते हैं और पहली बार इमिग्रेशन की लाइन में खड़े होते हैं तो हमें दो कतारें दिखती हैं, सिटीजन्स और एलियंस। ये एक अलग बात है कि मतलब मैं इमिग्रेंट से एलियन बनने की यात्रा भी मैंने तय कर ली और बाकायदा एक एलियन नंबर भी मुझे बाद में मिल गया, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा स्टेटस लॉस हो गया, लगभग हासिल ग्रीन कार्ड चोरी हो गया और मुझे एलियन घोषित कर दिया गया। हालांकि हॉलीवुड में एलियन उनको कहते हैं जो पृथ्वी के वासी नहीं है, तो मैं तो इसी धरती की वासी हूँ। फिर भी यूएसए में बाकायदा एलियन नंबर लेके आए। खैर, लेकिन अभी बहुत आसान है कि बिल्कुल अपने देश, अपने शहर में रहते हुए हम अपनी संस्कृति, अपने लोगों से भी अकेला और एलियनेटेड महसूस करें। उन तमाम लोगों से और तमाम दुनिया से जो वार्तालाप सार्थक नहीं करके एकालाप की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यह सही है कि पूर्वी यूरोप में बाजारी संस्कृति की अमानवीयता, अब थोड़ी सी पूरे पश्चिम की बात पे आएगी, हम पढ़ ही रहे हैं समाज में, वी आर टॉकिंग अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्सिज्म एज वेल एंड मार्क्सिस्ट डिक्टेटरशिप एज वेल। स्टालिनवाद में इस तनाव को दबा दिया जाता था। एक व्यक्ति अपने को बहुत अकेला, अवश और अजनबी पा सकता है। यह सही है कि पूर्वी यूरोप में बाजारू संस्कृति की अमानवीयता और जड़ता अभी उस भयंकर रूप से नहीं देखने को मिलती जितनी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में। किंतु जब कभी प्राग में कोई सस्ती सनसनीखेज फिल्म दिखाई जाती है तो सिनेमा के आगे लोगों की भीड़ को देखकर एक नई उगती हुई प्रवृत्ति की धुंधली सी झलक ज़रूर मिल जाती है। टेलीविज़न पर मार काट के हत्याकांड अवश्य ही नहीं दिखाए जाते, किंतु खुद टेलीविज़न या पॉप या बिग बीट के रिकॉर्डों अथवा नए नए से पश्चिमी फैशनों के प्रति नई युवा पीढ़ी का उन्मत्त आकर्षण स्वयं अपने में एक ऐसा संकेत है जिसकी कल्पना समाजवादी आदर्शों से कहीं मेल नहीं खाती। मुझे लगता है कि अगले 10 या 15 वर्षों में यदि इस खुले वातावरण पर दोबारा से ढक्कन बंद नहीं कर दिया गया तो एक चेक युवक की धारणाओं, मान्यताओं, स्वप्नों और आदर्शों को एक पश्चिमी पूंजीवादी देश के युवक से अलग नहीं किया जा सकता। एक तरह स्थिति का व्यंग्य आँखों से ओझल नहीं किया जा सकता कि जहाँ दो समाज व्यवस्थाओं के दार्शनिक सिद्धांत एक दूसरे से बहुत दूर हैं,
वहाँ मशीनी सभ्यता ने उन व्यवस्थाओं में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के बहुत निकट ला दिया है। प्राग के बदलते सांस्कृतिक वातावरण में रहकर मुझे लगा है कि जिस सीमा तक एक समाजवादी देश अपने को स्टालिनवादी संकीर्णताओं से मुक्त करता जाएगा और उस सीमा तक वहाँ उथली और सतही संस्कृति की समस्या अधिक वास्तविक और विकट रूप में उपस्थित होगी। तो ये जो बाज़ार हावी होगा, तो इनका कहना है कि स्टालिनवादी जो सभ्यता थी जिसमें बाज़ार हावी नहीं था, बेस्ट सेलर और अमेज़ॉन के रैंक्स नहीं थे, वहाँ अच्छे साहित्य को अधिक प्रश्रय था। हम जानते हैं स्टालिनवादी युग में शेक्सपियर, बाल्ज़ैक, टॉल्स्टॉय इत्यादि क्लासिक लेखकों की पुस्तकें लाखों की प्रतियों में छापी जाती रही हैं। यह अपने में चमत्कारपूर्ण चीज़ अवश्य थी, किंतु उसमें थोड़ा बहुत नकलीपन, ढोंग और डर अवश्य छिपा था। कोशिश यह थी कि जनता को खोटी और ह्रासात्मक संस्कृति के कुप्रभावों से मुक्त रखा जाए, किंतु यह समस्या का सामना करना नहीं था, उससे कतराना था। शेक्सपियर की लोकप्रियता उस समय तक नहीं आंकी जा सकती जब तक लोगों को जेम्स बॉन्ड के उपन्यासों को पढ़ने की भी आज़ादी न हो। क्या बात करिए, शेक्सपियर की लोकप्रियता उस समय तक नहीं आंकी जा सकती जब तक लोगों को जेम्स बॉन्ड 007 ब्रैकेट में लिखा है कि उपन्यासों को पढ़ने की भी आज़ादी न हो। क्लासिकल संगीत के कॉन्सर्ट में कितने लोग बाख और मोत्सर्ट सुनने आए हैं, अपने में यह बात उसी समय महत्वपूर्ण है जब उनके लिए बिग बीट का संगीत सुनने के दरवाजे भी खुले। फिर यही बात उठेगी ना कि हम इसको कैसे नियंत्रित करें और इसको कैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। खोटी या बाजारू, वो सवाल मेरा था। खोटी या बाजारू संस्कृति को दबाने का अर्थ है कि खुद हम में सृजनात्मक संस्कृति की शक्ति में विश्वास नहीं और विश्वास का यह अभाव स्वयं उस संस्कृति में खोट पैदा कर देता है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना शायद अप्रासंगिक न होगा कि इस दृष्टि से चेकोस्लोवाकिया या पोलैंड का सांस्कृतिक वातावरण सोवियत संघ या पूर्वी जर्मनी की तुलना में कहीं अधिक मुक्त, वर्जनाहीन और नॉर्मल है। शायद इसलिए कि इन देशों में स्टालिनवाद की जड़ें बहुत गहरी न थीं और जहाँ तक चेकोस्लोवाकिया का संबंध है, उसकी लोकतांत्रिक परंपराएं आरंभ से ही इतनी विकासमान और समृद्ध रही हैं कि स्टालिनवाद की अमानवीय विकृतियों से उनका कहीं मेल नहीं बैठता। तो ये एक ऐसा लेखक हमसे बात कर रहा है जो स्टालिनवाद की अमानवीय विकृतियों को भी देख सकता है और उसके लाभों को भी देख सकता है, बाज़ार को असल समझ सकता है और बहुत कुछ ये हमें बताएंगे। निर्मल जी एक ऐसे लेखक हैं जो यूरोप की ही यात्रा नहीं करवाते, आपके पूरे साहित्यिक परिदृश्य को भी एक बार नए ढंग से आपके सामने पेश कर देते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों मुझे सुनने के लिए, और आगे का किस्सा मैं आपको आगे सुनाती हूँ। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब।